तो रिकॉर्डिंग, थैंक यू अहमद ने हमें रिमाइंड कराया जी, रिकॉर्डिंग हमने ऑन नहीं की तो हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन चलें अच्छा हुआ हम बहुत आगे नहीं गए। तो हमने बेसिकली जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग, मैंने ये कहा जी कि हम फंक्शन लिखने के 3 तरीके यूज़ करेंगे। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि हम फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे और बगैर कोई आइडेंटिफायर दिए हम ये लिख देंगे, इसको हम एनोनिमस फंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर इसे कहीं कॉल करना पड़े तो हम इसे वेरिएबल में सेव करके इस तरह कर सकते हैं, नाम कुछ भी, आइडेंटिफायर कुछ भी दे सकते हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली असाइन हो जाएगा इस वेरिएबल में। और तीसरा तरीका हमने ये पढ़ा है कि अगर हम इसको ये करें, यानी हम सिर्फ ये भी कर सकते हैं दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, और ये कहलाएगा हमारा क्या, फैट एरो फंक्शन। और इसको हम अगर कहीं कॉल करना पड़े, नॉर्मली हम इसको इस तरह कॉल करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, बहरहाल तो हम ये कर सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल लिया, उसमें इस पूरे फंक्शन का रेफरेंस स्टोर कर दिया और फिर इस फंक्शन को आगे चल के कहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग। अब मैंने ये कहा था, अगर हम इस फंक्शन को यूं कॉल करें तो ये फंक्शन सिर्फ क्या करेगा, वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो ये फंक्शन जेनेरिक नहीं है। जेनेरिक का मतलब क्या है कि ये फंक्शन हर सिनेरियो में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि बाद सिनेरियोज में हमारी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि यूआरएल को डिस्प्ले किया जाए। बाद सिनेरियोज में ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि यार इसे डिस्प्ले ना किया जाए, इसे कहीं और यूज किया जाए। तो उसके लिए तो फिर कंसोल वाला काम। तो फिर हम क्या करते हैं, फंक्शंस में एक कीवर्ड आप अक्सर लिखा हुआ देखते हैं, दैट इज रिटर्न। तो रिटर्न का मतलब क्या है कि भाई तुम उसे डिस्प्ले ना करो, तुम सिर्फ उस प्रॉपर्टी को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अब बाद लोग ये कह सकते हैं जी कि फिर इतने तरद्दुद की क्या जरूरत है, आप यहीं पे ये सिंगल लाइन लिख देते। तो जरूरी नहीं कि यही लॉजिक हो, कोई और लॉजिक भी हो सकती है। इस यूआरएल के पार्ट्स को ब्रेक भी किया जा सकता है। मिसाल देता हूं इसकी, अक्सर लोगों ने ना ये एक्टिव क्लास लगानी होती है कहीं, यानी ये अगर 5 आइटम्स हैं उनमें एक में एक्टिव लगानी है, तो उन्होंने वो डिपेंड करना होता है, करंट पेज गेट करना होता है। तो करंट पेज पे उन्होंने इस पूरी यूआरएल को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, और ब्रेक करके उसको आखिरी पार्ट उसका गेट करना होता है, और आखिरी पार्ट गेट करके उसमें से भी एक्सटेंशन उसकी ब्रेक करनी होती है, और फिर चेक करना होता है कि अगर पेज का नाम ये है तो एक्टिव कर दो, नहीं है तो ये कर दो। मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स भी हो सकते हैं। लेकिन तो ये इस वक्त सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन अब डिस्प्ले कुछ नहीं करेगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, ये इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब जब ये रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो ये जो फंक्शन जहां से कॉल हो रहा है, वो रिटर्न रिजल्ट इस फंक्शन में आके सेव हो जाएगा। यूं समझे कि ये फंक्शन बतौर वेरिएबल काम करेगा, कि इसके अंदर क्या पड़ा होगा, बेसिकली डेटा पड़ा होगा। तो अब अगर आपको डिस्प्ले करना है तो ये कर लें, या फिर ये कर लें, ये कर लें, ये भी ठीक है, या फिर ये कर लें, इस रिटर्न रिजल्ट को किसी वेरिएबल में सेव कर लें, आरईएस। और नॉर्मली ये कैपिटल नहीं होते, कैपिटल में जो कुछ कोई चीज लिखी हो तो नॉर्मली वो कॉन्स्टेंट्स के लिए कन्वेंशन है कि कैपिटल में लिखे जाते हैं, अदरवाइज आप कोई भी चीज। मैंने कहा जी रिजल्ट को इधर डिस्प्ले कर दो और इस रिजल्ट को आगे कंसोल कर दो, तो अब भी काम वही होगा, लेकिन अब ये फंक्शन प्रोसेसिंग कर रहा है, सिर्फ इनपुट आउटपुट नहीं कर रहा। तो पहले दो काम हो रहे थे, फंक्शन वाज प्रोसेसिंग, यानी वो उसकी यूआरएल डॉक्यूमेंट से निकाल रहा था, एंड देन इट वाज डिस्प्लेइंग इट। अब ये फंक्शन एक ही काम कर रहा है, इट्स ओनली रिटर्निंग दैट। और आगे चल के आप चाहे यहां इसे डिस्प्ले करें या इस यूआरएल को किसी और एक्सप्रेशन में, किसी और डिफरेंट मकसद के लिए यूज कर लें। खैर ये, अब हम जरा इसको जरा आसान सी एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं जी ऐड टू नंबर्स। अब आसान सी एग्जांपल नहीं, क्योंकि मैं एक और एस्पेक्ट समझाना चाह रहा हूं इस फंक्शन के बारे में। अक्सर ये होगा कि आप फंक्शन की जो ब्रैकेट्स है ना, इनमें कुछ लिखा हुआ देखेंगे, गॉट इट। अगर मैं यहां पे कुछ लिखा हुआ देखूं, या यूं कह लें कि अगर मैं सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर दूं, ऐड टू नंबर्स, जब भी ये ऐड टू नंबर्स का फंक्शन कॉल इनकाउंटर होगा, ये पूरे पेज पे ढूंढेगा कि यार इस नाम की कोई फंक्शन डेफिनेशन है। जहां पे इस फंक्शन को डेफिनेशन मिल जाएगी, ये कंट्रोल यहां से ट्रांसफर करेगा इस फंक्शन पे, और ये पूरे फंक्शन में चाहे 10 स्टेटमेंट्स हैं, चाहे 15 हैं, चाहे 1000 हैं, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके जो ही एग्जीक्यूशन खत्म होगी, कंट्रोल रिटर्न होके वापस इधर ही आ जाएगा, और इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। गॉट इट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी,
log I am after the function, और यहां पे लिख दें जी log, इसको लिख दें जी I, इसको लिख दें जी m, इसको लिख दें जी इनसाइड, इसको लिख दें जी ता, इसको लिख दें जी फंक्शन। क्या सीक्वेंस होना चाहिए? जब ये प्रोग्राम चलेगा टॉप से बॉटम एग्जीक्यूशन शुरू होगी, टॉप से यहां पे आएगा तो ये फंक्शन डेफिनेशन है, गॉट इट। इसका रिकॉर्ड रख लेगा, अपने जहन में रख लेगा, हाँ यार ये फंक्शन मैंने देखा हुआ है, अब आगे कहीं कॉल होगा तो मुझे पता लगेगा यार ये फंक्शन लिखा हुआ है। यहां आएगा तो जहां फंक्शन कॉल होती है वहां से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, कहां पे? जहां फंक्शन डिफाइन हो रहा है। कंट्रोल ट्रांसफर होकर पहले ये लाइन प्रिंट होगी आई एम इनसाइड द फंक्शन, ये पूरे फंक्शन की तमाम स्टेटमेंट्स कॉल होंगी। जब ये कॉल हो जाएंगी तो कंट्रोल रिटर्न होकर वापस इधर आएगा, और इससे अगली जितनी भी लाइनें होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, अपने ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी, और हमें आउटपुट एज इट इज मिलेगा। आई एम इनसाइड द फंक्शन, पहले फंक्शन कॉल हुई, सारी फंक्शन की स्टेटमेंट चली, तो फिर ये चली। ऑर्डर तो ये है। अब बाज़ औक़ात ये होगा कि आप इस फंक्शन में कोई डेटा पास कर देंगे। ये डेटा नंबर भी हो सकता है, ये डेटा स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये डेटा अरे भी हो सकता है, ये डेटा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और इंपॉर्टेंटली ये एक और फंक्शन भी हो सकता है। एक फंक्शन की जो ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस, इनमें कोई एक नंबर भी हो सकता है और एक से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, कॉमा के सेपरेशन के साथ। कोई एक स्ट्रिंग भी हो सकती है या मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं कॉमा के सेपरेशन के साथ। कोई अरे भी हो सकती है, या अरेज, मल्टीपल अरेज भी हो सकती हैं कॉमा सेपरेशन के साथ, या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, या फंक्शन भी हो सकता है, या एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। जो कुछ भी फंक्शन की कॉल के वक्त उसकी पैरेंथेसिस में होगा उसको हम क्या कहेंगे? पैरामीटर्स। बाज लोग आर्गुमेंट्स कहेंगे। वैसे एक्चुअल होता है दो तरह के होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स, अगर आप किताबी बातें देखें तो। लेकिन आप बाज औक़ात अल्टरनेटिवली इंटरचेंजेबल यूज कर रहे होंगे, बाज लोग इन्हें पैरामीटर्स कहेंगे, बाज इनको आर्गुमेंट्स कहेंगे, वगैरह वगैरह। तो हम इन्हें क्या कहेंगे जी? पैरामीटर्स। तो अगर एक है तो हम क्या कहते हैं जी? ऐड टू नंबर्स एक फंक्शन है जो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है या एक पैरामीटर हम इसमें पास कर रहे हैं। फिलहाल दोनों बातें ठीक है। अगर मैं ये कहें कि ये ऐड टू नंबर्स एक फंक्शन है जो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, वो आर्ग्यूमेंट नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये आर्ग्यूमेंट जब भी आप कॉल के वक्त इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो जहां डिफाइन कर रहे हैं वहां उस आर्ग्यूमेंट को रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल रखेंगे। क्योंकि डेटा कहाँ रिसीव होता है या डेटा कहाँ स्टोर होता है? किसी मेमोरी में स्टोर होता है ना। तो मैं यहाँ पे एक नंबर दूंगा, मैं फॉर एग्जांपल ए कह देता हूँ उसको। तो याद रखें कि जब आप फंक्शन की पैरेंथेसिस में कोई वेरिएबल देते हैं तो तब आप लेट या वॉर या कॉन्स्ट इस्तेमाल नहीं करते। इसका जवाब अगर आप क्यू में पूछें, लेट, कॉन्स्ट और वॉर, ये तीनों कीवर्ड्स किसी भी वेरिएबल का स्कोप डिफाइन करती हैं। किसी भी वेरिएबल का स्कोप का मतलब यह है कि किस किस जगह पे उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। यहां हम लेट वार कॉन्स्ट इसलिए नहीं देते कि जब फंक्शन में कोई भी वेरिएबल लिखा जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसका स्कोप क्या होता है? वही फंक्शन होता है। गॉट इट? तो हम ये नहीं लिखेंगे। बहरहाल इसका मतलब ये है कि हम यहां से एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं और ये आर्ग्यूमेंट यहां पे रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब यहां जितनी भी वैल्यूज पास करेंगे उतने वेरिएबल्स यहां आपको देने पड़ेंगे। अब मैं अगर यहां से 45 के बजाय 45, 52 और 65 करूं तो मुझे यहां कितने रिसीव करूंगा? 3 ही रिसीव करूंगा। अगर 3 ना रिसीव करूं तो एरर देगा, एरर नहीं देगा, बाकी दो इग्नोर हो जाएंगे। गॉट इट? तो मैं यहाँ पे अगर इसको कहूँ बी और यहाँ पे इसको कहूँ सी, तो इसका मतलब है कि ये तीन आर्ग्यूमेंट्स जो मैं दे रहा हूँ और ये तीन यहाँ एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहा हूँ, और इनको अब ये तीनों वेरिएबल्स इस फंक्शन में अवेलेबल होंगे, सिर्फ इस फंक्शन के डिलिमिटर में। तो फंक्शन वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? द प्लेस आर द स्पेस वेयर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एक्सेसिबल, दैट इज कॉल्ड इट्स स्कोप। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे लॉग ए करूं, कंसोल लॉग ए करूं, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा जी? क्या मिलेगा?
कुछ भी नहीं, कुछ मिलेगा अनडिफाइंड। क्या मिलेगा? जब एक वेरिएबल है ही नहीं तो क्या होगा? अनडिफाइंड मिलेगा ना, कुछ मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। तो अनडिफाइंड क्यों? वो आप कहेंगे जी ये ए डिफाइन तो है, भाई डिफाइन है लेकिन इसका स्कोप क्या है? सिर्फ इधर ही। तो स्कोप की डेफिनेशन क्या हुई? द प्लेस और द स्पेस वेयर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एक्सेसिबल, दैट इज इट्स स्कोप। तो ए का स्कोप सिर्फ ये फंक्शन था, तो फंक्शन से बाहर ये ए अवेलेबल नहीं है। ये बात भी कन्वे हो गई है, स्कोप का भी पता लग गया है। तो अब जब मैं आपको कहूंगा ना लेट वार और कांस्ट का फर्क समझाऊंगा, तो वहां जब लफ्ज स्कोप इस्तेमाल करूंगा तो आपको जरा ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एनीवेज, तो मैंने अब ये ए और बी और सी दो तरीके हैं, या तो ये कर लें क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है? ऐड टू नंबर्स। तो अब टू तो हो रहे हैं, थ्री हो गए, हम फंक्शन के नाम से साथ इसकी मुताबिकत रखने के लिए इसको क्या कर देते हैं? टू कर देते हैं। और यहाँ क्या हो सकता है? ए प्लस बी। अब अगर मैं इसको कॉल करके ये करूंगा तो 97 रिजल्ट इज ओके, लेकिन मैंने कहा फंक्शन शुड बी जेनेरिक। हो सकता है कि हर बंदा दो नंबर्स को ऐड करके डिस्प्ले ना करे, हो सकता है कोई बंदा इसका रिजल्ट किसी और एक्सप्रेशन में यूज करे। तो बेहतर क्या होगा? इस फंक्शन को कंसोल लॉग के बजाय क्या करना चाहिए? रिटर्न। ये ज्यादा जेनेरिक फंक्शन हो गया ना। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा? पहले था फंक्शन, पहले सिंपल फंक्शन हमने पढ़ा, फंक्शन दैट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर एंड दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। नंबर वन, पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल हमने क्या की? फंक्शन दैट टेक्स टू पैरामीटर्स बट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, फंक्शन इज टेकिंग पैरामीटर्स एंड इज रिटर्निंग द वैल्यू। और वो वैल्यू क्या है? दो नंबर्स का। और ये यूं भी हो सकता है, आप इसको यूं करें जी, लेट आर ई एस इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे आप रिटर्न किसको कर दें? कुछ भी जो आपको पसंद आता है वो करिए। ठीक होगी बात? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यही काम बाकी दो के साथ करूं तो हो जाना चाहिए। यही काम अगर मैं बाकी दो फंक्शन को लिखने के स्टाइल्स के साथ करूं तो हो जाना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे मैंने क्या कहा है जी कि फंक्शन और ये, तो अगर मैं इसको ये डिफाइन करूं, लेट ऐड इक्वल्स टू दिस, तो इसकी जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है वो यहाँ आएगी, ए और बी। तो यस यू आर राइट, ये भी काम करेगा ए प्लस बी के साथ, और ये काम करेगा जी क्या? ए ऐड, और ये बिल्कुल इसी तरह काम करेगा 12। इसका मतलब फिर ये भी हुआ कि फिर तीसरे का क्या कसूर है? वो भी इसी तरह काम करना चाहिए। मैंने एक्सक्यूज कहा मी, जी ये यूं करना चाहिए इसको। अब तक का हमारा टेक्निकल नॉलेज ये कहता है लेट ऐड ये। तो अगर हम इसको कॉल करें ऐड दिस, तो यस यू गेस्ड इट राइटली, ये भी काम करेगा। तीन स्टाइल है लिखने के फंक्शन की। तो आप कहेंगे कि फर्क तो फिर कोई भी ना हुआ, तो अभी भी कह रहा हूँ फर्क है। ये तीनों काम ठीक है। ठीक है जी। अब मैंने ये कहा कि हम यहाँ पे सिर्फ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अब हम जरूरी नहीं कि नंबर ही ऐड करेंगे, या सिर्फ डिस्प्ले कर लेते हैं, या कुछ भी कर लेते हैं डिस्प्ले। और मैं यहाँ से डिस्प्ले को क्या भेज देता हूँ? मैंने कहा फंक्शन में एक अरे भी एज अ पैरामीटर जा सकती है, एक ऑब्जेक्ट भी जा सकता है। इसका मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक पूरी अरे किसी दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास हो रही है। और फिर ये क्या है? ये दूसरी अरे पास हो रही है। इसका मतलब ये भी अलाउड है, क्योंकि मैंने खुद कहा है ना फंक्शन में अरे भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। और फिर ये क्या है? इसका मतलब ये भी अलाउ है। तीन अरेज हैं, दो नंबर्स और एक। ठीक। और फिर ये क्या है? जब मैंने खुद कहा है कि ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी अलाउड है।
कैसे मतलब? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यस, अल्टीमेटली तो अरे ही है ना, अंदर तो जो एंट्री जो मर्जी है बिल्कुल हो सकता है, होगा। तो इसका मतलब है ये भी हो सकता है जी, इसकी है जी, एज इज गोइंग टू बी एंड देन qual is going to be whatsoever। इसका मतलब है ये तमाम चीजें वैलिड है। अब मुझे ये बताएं, ये पूरी की पूरी अरे किस में कॉपी होगी और ये पूरी की पूरी अरे किस में कॉपी होगी, और आगे इन दोनों को रिसीव करने वाली कोई चीज ही नहीं है, तो ये प्लस तो अब नहीं हो सकता ना, दो अरेज तो आपस में प्लस नहीं होंगी, ऐसे ही है ना। तो हमें कोई ऑपरेशन इससे मिलता जुलता सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐड का नाम हटा दिया था। बहरहाल अगर मैं इसे सी करूं, सॉरी, इधर डिस्प्ले करें या रिटर्न करें या ऐड करें, क्या पूछ रहे हैं? हो जाएंगी, कंसोल लॉग करने की बात करें, बिल्कुल हो जाएंगी, अभी करके दिखाता हूं। अब सी में क्या जाएगा और डी में क्या जाएगा, तो ये देखें कि ए में सारी की सारी अरे जाएगी, बी में सारी की सारी ये अरे जाएगी, सी में सारी की सारी ये अरे जाएगी, और डी में सारा का सारा ये ऑब्जेक्ट जाएगा। अब जरा इनको डिस्प्ले करके देखते हैं। करेक्ट, तो मैं कहता हूं जी लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी और लॉग डी। तो अगर मैं यहां पे करूंगा तो समझ आ रही है ना, ये एक अरे है जिसकी लेंथ 3 है, ये एक अरे है जिसकी लेंथ 4 है, ये एक अरे है जिसकी लेंथ 2 है, और ये आखिर में एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है एक फंक्शन में हम नंबर भी पास कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर्स विद कॉमा सेपरेशन भी पास कर सकते हैं, एक फंक्शन में अरे भी पास कर सकते हैं, जितने डाटा स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं भाई, ऑब्जेक्ट है तो चाहे जिधर मर्जी का ऑब्जेक्ट है, वो बताएंगे ना आगे चल के। अभी भी आप मुझे ये बताएं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आके इस डी पूरे को करने के बजाय इसका नेम एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डी डॉट नेम। वो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होगा, रिसीव पूरा ऑब्जेक्ट होगा, यूज सिर्फ क्या हो रहा है, समझ आ गई बात। तो अरे में से करें तो सी क्या अरे है ना, तो सी का 0th इंडेक्स, वो जो पिछले कॉन्सेप्ट है वो साथ रहेंगे ही रहेंगे, वो तो कहीं नहीं जाएंगे ना। अगर हम ए का सेकंड या थर्ड इंडेक्स करना चाहते हैं तो ए एफ 3 कर लेंगे। तो अब रिसीव सारी अरे हो रही है, डिस्प्ले हम यूज हम कोई एक चीज कर रहे हैं बीच में से। ए का क्या है, तो अनडिफाइंड तो आएगा ना भाई, मतलब आपको हमेशा मतलब आइडियल केस तो नहीं मिलता ना, कभी कभी एरर भी आते हैं, तो आपको फिर इसमें क्या करेंगे, इफ करके चेक करेंगे कि इफ ए ऑफ 3 इज नॉट अनडिफाइंड तो इसको डिस्प्ले करो, अदरवाइज एरर दे दो। मतलब आगे कंडीशन लगा के उसकी अगली रॉकेट साइंस भी बनाएंगे ना, लॉजिक्स बनाएंगे। तो आपको ये भी तो ख्याल होना चाहिए कि जरूरी है कि हर वक्त डाटा ही आए, कभी कभी अनडिफाइंड आता है तो उसको हैंडल करना भी आपको आना चाहिए। पर ये बात समझ आ गई आपको, फंक्शंस के पैरामीटर्स। आखिरी बात रह गई है, और उस आखिरी बात में बड़ा दम है। मैंने कहा फंक्शन में नंबर एज अ पैरामीटर आ सकता है, स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर आ सकता है, ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर आ सकता है, अरे एज अ पैरामीटर आ सकता है, एक चीज रह गई है, फंक्शन में फंक्शन भी एज अ पैरामीटर आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको फर्क समझ आएगा नॉर्मल फंक्शन में, फैक्टर फंक्शन में। अगर इस फंक्शन के अंदर मैं दूसरे फंक्शन को बतौर पैरामीटर पास करूंगा, ऐसी सूरत में एनोनिमस फंक्शन इस्तेमाल होता है। जब आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास करेंगे तब आप फंक्शन को आइडेंटिफायर नहीं देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा यूज होगा, कि जब आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास करेंगे तो इसको हम कहेंगे कॉल बैक फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, कॉल बैक। तो हम इसे जेनेरिकली यूं पढ़ते हैं कि हम एनोनिमस फंक्शन को बतौर कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। अब ये करेगा क्या, होगा क्या, क्या नहीं होगा, दो बात की बात है। लेकिन जब कभी आप किसी फंक्शन की कॉल में किसी दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन को एज अ पैरामीटर पास करें, वो क्या कहलाएगा। अब कॉल बैक फंक्शन या तो यूं आ सकता है या यूं आ सकता है, हेटेरो फंक्शन लिखा हुआ, एक सॉरी एक मिनट, लिखा हुआ समटाइम यू होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं यार ये क्या अजीब सा सिंटेक्स लिखा हुआ है। हालांकि होता कुछ नहीं है, आप कन्वेंशन फॉलो करें ना, पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके बीच में ये पूरा फंक्शन एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन।
ठीक है, हम एनोनिमस फंक्शन को या फैट एरो फंक्शन को कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम उसे किसी दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं। ये एक उसकी एप्लीकेशन है, और भी है अभी। अच्छा, अगली बात, अब आप पूछेंगे रिसीव कैसे होगा? तो ऐसे ही होगा बिल्कुल। उसको सीक्वेंस से पता लगेगा ना, जो पहले नंबर पे आएगा वो पहला, दूसरे नंबर पे दूसरा। ऊपर किधर? इधर। तो बेटा वही बात है ना, अगर यहाँ आपने ए, बी और सी तीन किए हुए, तो यहाँ आप एनोनिमस पास कर रहे हैं एक ही ना, तो पहली वैल्यू किस में जाएगी? पहले में जाएगी ना। अगर आप यहाँ दूसरा भी एनोनिमस फंक्शन डाल दें, तो ये किधर जाएगा? दूसरे में। और अगर तीसरा भी डाल दें, तो ये किधर जाएगा? तीसरे में। ये तो वही सीक्वेंस है, आप पैरामीटर ही समझें इसको, और कुछ भी नहीं है। अब पैरामीटर की शक्ल बदल गई ना, नंबर से अरे, अरे से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? खुद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए वो कहानी पहले तमहीद बांध के आया था ना, कि फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही है। और अरे क्या है? फिर फिर इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बस सीक्वेंस को फॉलो करते जाइए, काम तो अंदर वही हो रहा है, जरूर खाना, शक्ल ही चेंज हुई है इसकी। समझ आ गई बात? ले जी, अगर ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, ये कॉल बैक फंक्शन करेगा क्या, ये नहीं बताया मैंने अभी आपको। ये कॉल कैसे होगा ये भी नहीं बताया आपको। अच्छा हाँ, ये एक और शक्ल में जरूर आ सकता है, कि या तो आप यहीं पे कॉल बैक लिख लें, या आप यूं करें, लेट ऐड इक्वल्स टू दिस 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 दिस। ये अलग से ऐड एरो फंक्शन है ना, जिसका रेफरेंस ऐड में स्टोर है, तो आप ऐड को उठा के यूं पास कर दें, ये भी कॉल बैक फंक्शन है। फंक्शन की कॉल में दूसरा फंक्शन लगा नहीं रहे, दूसरा फंक्शन बतौर पैरामीटर पास कर रहे हैं, फर्क है। फंक्शन डेफिनेशन में तो लगा ही सकते हैं भाई, वो ऑलवेज एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर ही सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं। बात समझ आ गई है? तो ये अच्छा स्टाइल है, रीडेबल है इसलिए। अदरवाइज आप वो कहा, अच्छा फिर ये भी कर सकते हैं जी, लेट सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू फंक्शन, और ऐड और सब्ट्रैक्ट दो फंक्शंस को किसी दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल बैक में पैरेंथेसिस कॉल करते वक्त नॉर्मली नहीं लगाते, लगा सकते हैं, उसमें एरर नहीं देगा, लेकिन इसमें एक एबनॉर्मल बिहेवियर आएगा। ठीक है, वो एबनॉर्मल बिहेवियर जब हम इवेंट्स करेंगे ना, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के, जब आप क्लिक करें तो ये काम हो, तो फिर आपको लफ्ज कॉल बैक का मतलब भी समझ आएगा। कॉल बैक का मतलब क्या है? अभी नहीं चलना, कॉल मी बैक। तो कॉल बैक फंक्शन तब के लिए रखा जाता है व्हेन फंक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर फंक्शन, यानी जब एक फंक्शन अपने चलने के लिए किसी और हैपनिंग का इंतजार करता है, तो कॉल बैक यूज ही उस वक्त होता है। हर प्रैक्टिकल सिनेरियो कहां यूज होता है तो बाद में बताऊंगा, लेकिन यूज होता है इस तरह से। समझ आई बात? पूरे जावास्क्रिप्ट इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, और पूरे जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक्स भरा पड़ा है। अगर आपने ऐड इवेंट लिस्नर, आपने तो पढ़ा होगा, ऐड इवेंट लिस्नर में क्या करते हैं? दो पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है? स्ट्रिंग, जिसमें इवेंट की टाइप होती है, और सेकंड पैरामीटर क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन अभी नहीं चलना, वेट अंटिल क्लिक हैपेंस। तो कॉल बैक का मतलब क्या होता है? कॉल मी बैक व्हेन समथिंग एल्स हैपेंस। जी, मतलब मैं ये तो नहीं कहा कि, मैंने कहा किसी और चीज की हैपनिंग का इंतजार करता है, मैंने ये तो नहीं कहा किसी और फंक्शन के चलने पे इंतजार करता है। इवेंट है ना, इंतजार तो कर रहे भाई। खैर, ये बहस दोबारा आएगी बाद में, और बड़ी डिटेल के साथ आएगी। अभी आपने सिर्फ सिंटेक्स के डिटेल पे फोकस करना है। अगर ये बातें सारी समझ चुके हैं, तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और। तो जब ऑब्जेक्ट के अंदर, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट का डिलिमिटर है ना, यहां इसके अंदर अगर मैं एक फंक्शन लिख दूं, डिस्प्ले इन्फो, तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो सब कुछ किस फॉर्म में आता है? की वैल्यू पेयर में ना, की। तो दूसरा एनोनिमस फंक्शंस का इस्तेमाल ये होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लिखते हैं, तो वहां एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं। क्योंकि अगर यहां हम आइडेंटिफायर वाला फंक्शन लिखें, तो दो नाम हो जाएंगे ना फंक्शन के, एक नाम ये और एक नाम अगर हम यहां दें, तो एक फंक्शन के दो नाम हो सकते हैं।
तो दूसरी ये जगह है जहां आप क्या लिखते हैं, एनोनिमस। अब ये एनोनिमस दोनों तरह से पॉसिबल है, चाहे आप फंक्शन की कन्वेंशन को लिखें, चाहे आप फैट एरो यूज करके लिखें। बात समझ आ रही है कि नहीं? मेरे ख्याल में मैं सिंटैक्स में बहुत ज्यादा खूब गया हूं, लेकिन आपको सिर्फ इस बात का जवाब देना था कि जी फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो चीजें, प्रॉपर्टीज और फंक्शन। अब आप देखें कि अब आप यहां देखें कि कल आपको मैंने ये बताया था, डॉक्यूमेंट, छोड़ें, विंडो, विंडो 3 नहीं यार, विंडो क्या हो गया, और इस विंडो में देखें अलर्ट क्या है, प्रॉपर्टी नेम और इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। ये एटॉब क्या है, प्रॉपर्टी नेम और इसकी वैल्यू क्या है, यहां देखें। डिस्प्ले क्या है, प्रॉपर्टी नेम और इसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन। और यहां एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, बेशुमार फंक्शन, जितने आपको चाहिए लिख लें। बात समझ आई है? तो कि अब आपको ये भी समझ आएगी, अब पता है क्या समझ आएगा आपको, अब आपको ये समझ आएगा कंसोल लॉग क्या है। पर्सन डॉट डिस्प्ले इन्फो काफी है। इस प्रॉपर्टी को फंक्शन असाइन हुआ है, उसको आप इस तरह कॉल करेंगे। तो अब आप ये देखें, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल। अच्छा, अब आप अगली चीज भी समझ गए। अगर मैं यहां पे पास करूं 12, तो इसका मतलब क्या है, यहां 12 रिसीव होगा, और यहां पे कुछ भी कर लें इसको। वो जो आप पूछ रहे थे ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकता है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल नहीं कर रहे। डिस्प्ले इन्फो क्या है, हमारा फंक्शन है, उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और इसके अंदर आप ए कर लें। तो ये लॉग, यानी ये इस पर्सन डॉट डिस्प्ले इन्फो का मतलब क्या है कि पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, उसके अंदर एक डिस्प्ले इन्फो का ऑब्जेक्ट है, साथ ये 12 लेते जाओ, और ये 12 उसको दे देना, आ गया ना उसके पास। तो ये कंसोल लॉग का क्या मतलब है, जब आप कंसोल लॉग लिखते हैं ना और आगे ब्रैकेट्स डालते हैं, तो ये आपको खुद ही हिंट देता है कि ये क्या लेगा भाई, एक पूरी अरे भी ले सकता है, कोई भी डेटा ले सकता है। तो मैंने अगर ये किया, तो ये यासिर क्या है, आर्ग्यूमेंट। नहीं, फंक्शन कॉल के वक्त हमने आर्ग्यूमेंट नहीं भेजे। तो हम क्या कह रहे थे, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, वो नंबर भी हो सकता है, वो अरे भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो फंक्शन भी हो सकता है। कब कॉल बैक फंक्शन यूज करना है, कब नॉर्मल फंक्शन यूज करना है, ये कहानी तो आपको मेरे ख्याल में अब बिल्कुल रट जानी चाहिए, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। लो जी, हम इस पोजीशन में एक लेक्चर पीछे हैं कि हमने डायरेक्ट रिएक्ट स्टार्ट करनी है। मैंने आपको बोला था कि मैं जावास्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, हम मैक्सिमम एक वीक लगाएंगे। तो हमारे इस वीक का पहला दिन थोड़ा सा ज़ाया हो गया था, जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ सके थे, और हमने अब हमारी आखिरी चीज़ रह गई है जी कि लूप्स और डॉम की मैनिपुलेशन। यानी डॉम की मैनिपुलेशन मैंने नहीं करवानी, लेकिन मैंने सिर्फ ये जितना कुछ पढ़ाया है ना, ये सारा कुछ डॉम के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करके दिखाना है कि डॉम में भी इसी तरह डोम के एलिमेंट्स को गेट करना है। तो अब पहले जब डोम के एलिमेंट्स अगर गेट करते हैं ना, तो उसमें और अब जो डोम के एलिमेंट गेट करेंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, बिकॉज अब आपको अंदर की सारी कहानी समझ आएगी। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह लूप्स पे जिक्र करेंगे, और साथ ही में डोम के एलिमेंट्स, और ट्यूसडे से इंशाल्लाह होपफुली कि हम अगर कोई और टॉपिक जो मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई आ गया जो इंपॉर्टेंट हुआ रिएक्ट से पहले, तो वो करा के फिर हम रिएक्ट पे शिफ्ट होंगे। अदरवाइज अगर आपको ये जितने कॉन्सेप्ट मैंने 3 लेक्चर्स में पढ़ाए हैं ये समझ आ गए हैं, तो यू विल बी गुड टू गो। और बाकी ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के फीचर्स जो रिएक्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो खत्म हो गए हैं, वो हम साथ साथ मजीद भी पढ़ेंगे। यानी जो जो कॉन्सेप्ट यूज होगा हम पहले पढ़ के फिर उसे रिएक्ट में अप्लाई करेंगे, वो ज्यादा मौसर होगा। क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि हम बोरिंग हो गए होंगे, या इनफैक्ट कोई ना कोई स्टूडेंट बोरिंग हो गया, यार ये क्या है, मतलब इसमें कोई मजा नहीं दिख रहा, कोई ग्राफिक्स नहीं आ रहे, कोई इस तरह की कोई चीज। लेकिन काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी होगा कि उन्होंने बेसिकली अंदर की सारी चीजें समझ ली हैं, अब उनको आसान होगा। अगर कोई सवाल है तो हम उसको ले सकते हैं, अदरवाइज हम जो है वो इजाजत चाहेंगे।